आप सभी को डीके का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सुपर इनर्जेटिक चैनल सिसोदिया विद्यापीठ में। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी 6-7 लेक्चर देख चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों का पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो चुका है। अब हम लोगों का नंबर है नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आज हम लोग नीट और आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोगों फर्स्ट क्वेश्चन, बस सिर्फ 4 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन एक्सपेरिमेंट। मिल्कन एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल ड्रॉप है उस ऑयल ड्रॉप पर कौन सा चार्ज नहीं हो सकता है। हम लोग एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, Q इजकल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं और जब ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं तो यहां पर n एक रियल नंबर होता है या एक होल नंबर होता है। मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई। और यहां पर Q की वैल्यू हमें गिवन है, हमें यह बताना है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट वैल्यू चेक करें तो Q की वैल्यू हमें गिवन है 4 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। और 10 की पावर -19 10 की पावर -19 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा 4/1.6, 4/1.6 और इसको डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर नहीं आएगा। एक होल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। पहला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में हम लोग n की वैल्यू देखते हैं। Q की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19 10 की पावर -19 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इसमें भी 6/1.6 आ जाएगा और 6/1.6 भी एक फ्रैक्शन आ जाएगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, एक होल नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्ट पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, n इज इक्वल टू Q मतलब 10 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 10 की पावर -19 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 10/1.6 क्या हो जाएगा 100/16 और इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, एक रियल नंबर नहीं आएगा। मींस ये भी ए भी पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि तीनों पॉसिबल नहीं है और यही पूछ रहा था, कैन नॉट बी प्रेजेंट इन ऑयल ड्रॉप मिल्कन एक्सपेरिमेंट। कौन सा नहीं हो सकता, तो यही है ऑल ऑफ देम। मींस ये सभी नहीं हो सकते हैं। यही हमारा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया है Q इजकल टू एन ई में, और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो कि सेकंड क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। देखिए, कंसीडर ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर। एक स्फेयर है, एक स्फेयर कंसीडर कीजिए जो कि न्यूट्रल है। एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, ये न्यूट्रल स्फेयर है। और जब न्यूट्रल स्फेयर है मींस इस पर टोटल चार्ज क्या है, 0 है। ए पॉइंट charge, a positive point charge is placed outside the sphere। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आउटसाइड स्फेयर के रख दिया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया आउटसाइड द स्फीयर। द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज,
स्फेयर पर नेट चार्ज क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात सोचो कि एक स्फेयर है जो कि न्यूट्रल है, तो उस पर टोटल चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। और उसके बाहर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया गया है, एक बाहर पॉइंट चार्ज रख दिया गया है। और जब बाहर एक पॉइंट चार्ज रख दिया गया है तो बाहर पॉइंट चार्ज को रखने से इस स्फेयर के चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स जितना पहले नेट चार्ज था उतना बाद में भी नेट चार्ज रहेगा। मीन्स नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। पहले भी जीरो था, बाद में भी जीरो रहेगा। पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल रहेगा। सिर्फ इतना हो सकता है कि ये पॉजिटिव अगर चार्ज बाहर रखा गया है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और इधर क्या हो जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाए। बस इतना हो सकता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन नेट चार्ज की अगर बात की जाए तो नेट चार्ज जीरो ही रहेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछ रहा है द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर, स्फेयर पर नेट चार्ज कितना है? तो नेट चार्ज होगा जीरो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख रहे हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर चार्ज विद द सेम चार्ज इज एफ। दो स्फेयर हैं और इन दोनों पर चार्ज इक्वल है, और इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स है एफ। द फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फेयर, दोनों आइडेंटिकल हैं, चार्ज विद द सेम चार्ज, दोनों पर चार्ज भी सेम है, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है? एफ। और एफ का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मतलब Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कह रहा है इफ 50% चार्ज of one sphere is transferred to the other sphere then the new force will become। अगर 50% चार्ज, एक का 50% चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 50% का मतलब क्या है? आधा चार्ज। तो इस पर क्यू चार्ज है, अगर हम आधा चार्ज ट्रांसफर कर देंगे तो इस पर बचेगा कितना? इस पर भी आधा चार्ज ही बचेगा, Q/2 बचेगा, और आधा उस पर चला जाएगा। तो इस पर एक तो पहले से Q था, आधा और आ गया, तो Q प्लस Q/2, Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा? 3Q/2 हो जाएगा। तब इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि तब लगने वाला फोर्स हो जाएगा एफ डैश, और इनके बीच की डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही है, वो तो आ रही है। तो यहां पर लगने वाला फोर्स एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हमें निकालना है। एफ डैश इक्वल टू के Q/2, पहला हो जाएगा Q/2, दूसरा हो जाएगा 3Q/2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर देखो तो एफ डैश इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा के Q इंटू क्यू, वैसे ही लिख दीजिए Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर भी लिख दीजिए। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा बचा हुआ ऊपर 3 बचा हुआ है, नीचे 2 2 जा 4 बचा हुआ है, बाकी यही बचा हुआ है। अब देखिए 3 ऊपर है और 2 2 जा 4 है, और यहाँ पर Q इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर और K, और इतने के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से F लिख सकते हैं। मतलब F डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4F, 3/4F। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3/4F। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? बस लास्ट क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आप लोग 100% समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस एट डिस्टेंस आर। 2 पॉइंट चार्जेज हैं, 2 पॉइंट चार्ज हैं, प्लेस एट डिस्टेंस आर, इनके बीच की डिस्टेंस है आर।
इन एयर एग्जर्ट ए फोर्स एफ, मान लीजिए ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लग रहा है। ओके, और इस के स्थान पर हम लोग 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, तो इसको हटा करके हम लोग 1/4πε0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द डिस्टेंस एट व्हिच दिस exert सेम फोर्स when placed in a certain medium, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर उसे किसी सर्टेन मीडियम में रख दिया जाए, अगर इसे किसी मीडियम में ले आकर के रख दिया जाए, अगर इसे किसी मीडियम में ले आकर के रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? तो बीच की डिस्टेंस तो कुछ कम या ज़्यादा, क्योंकि जो फोर्स होता है कूलाम फोर्स वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए? r डैश हो जानी चाहिए। ओके, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स सेम ही है, सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो सेम फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के। हम लोग जानते हैं मीडियम पर डिपेंड करता है, और कितना हो जाता है? ε0 के हो जाता है, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्स इक्वल हैं, दोनों कंडीशन में कह रहा है फोर्स इक्वल है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिए क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं। तब इधर हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0, सॉरी सेकेंड केस में यहाँ होगा आर डैश, सेकेंड केस में क्या होगा? यहाँ होगा आर डैश। मैं इसको रिमूव करके सही से लिख देता हूं, यहां होगा आर डैश का स्क्वायर। ओके, और सेकंड में है 1/4πε0 के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। अब यहां से देखो 1/4πε0 1/4πε कैंसिल आउट, क्यू क्यू कैंसिल आउट, क्यू क्यू कैंसिल आउट। अब बचा क्या? इसमें बचा है 1/r² और इसमें बचा हुआ है 1/k आर डैश का स्क्वायर, और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा के आर डैश का स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से के को बटे में कर दो, और यहाँ से आ जाएगा आर डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटे के, और यहाँ से आर डैश हमारा आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर बटे अंडर रूट के। और ये वाली ये ऑप्शन हमारा इतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? आर बटे अंडर रूट के, आर बटे अंडर रूट के, ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।